तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिपेंड्स करते हैं रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पर। तो इसके बारे में, इससे पढ़ने से पहले हम इसको बारे में जान लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? कि इसमें ए प्लस बी गिव्स आउट सी। मतलब दो कोई एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो मिलकर एक कंपाउंड सी बना रहे हैं। तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और सी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन की एलएचएस साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो आरएचएस साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर हमने इतना जान लिया कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए, ये जानना मस्ट है। जैसे एक रिएक्शन और लिखता हूँ, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स आउट ट्वाइस HCl। तो हाइड्रोजन यहाँ दो, ठीक है। अब देखिए, ये असल में क्या है? H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ट्वाइस HCl एक कंपाउंड है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसी के ऊपर, इन्हीं रिएक्शनों के ऊपर हमें ये 5 लॉ वैलिड करने हैं। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इनके नाम से इनका हम मतलब जानेंगे। डेफिनेशन आप लोग किताबों से पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन मैं इनको फिर भी समझा दूंगा। तो देखिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि नष्ट ना होना, खत्म ना होना। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताएगा कि रिएक्शन के अंदर जो हमारा मास जो है कंजर्व रहेगा, मास जो है चेंज नहीं होगा। मास मतलब ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा, नाइदर भी क्रिएटेड होता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। तो ये सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। दूसरी चीज, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके? इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब इससे लॉज ऑफ कंजर्वेशन से तो हमें ये मालूम चलेगा कि कोई भी फिजिकल कंडीशन हो या केमिकल कंडीशन हो, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें जो भाग लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उनका जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहां मास को हम दो तरीके से समझेंगे। नंबर 1 मोलर मास, और नंबर 2 गिवन मास। एग्जाम्पल, मोलर मास जैसे सपोज करा हमने मैथेन ली, तो मैथेन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 × 4, यानी कि 12 + 4 = कितना हो गया? 16। 16 तो मैथेन का मोलर मास है। और गिवन मास क्या होता है? गिवन मास सपोज करो जैसे 2.2 ग्राम मैथेन यूज कर रहे हैं हम, यानी कि CH4, तो ये गिवन मास होगा। ये जो पोर्शन जाएगा वो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकली पोर्शन में। इसको मैं समझाऊंगा जब इसके न्यूमेरिकल में कराऊंगा अगले लेक्चर में। इसके न्यूमेरिकल के इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको मैं समझाऊंगा, उनके बारे में उनको बताऊंगा और उनके बारे में सॉल्व कराऊंगा, कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने जाना। कोई भी फिजिकल कंडीशन हो या केमिकली चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है? मास नाइदर भी क्रिएटेड होता है और नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। मतलब उसको ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम लोग इतना जान लिए। अब उसके बारे में पता कर लेंगे होता क्या है और ये कैसे। सपोज करो कि मैं दो कंपाउंड ले रहा हूँ, होमोलिटिक हो या हेटेरोलिटिक हो, जो से भी कंपाउंड है, मैंने दो कंपाउंड लिए। सपोज करा कि मैंने हाइड्रोजन लिया और प्लस ऑक्सीजन लिया, तो ये मिलके क्या बना देगा? H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होता है स्टोइसियोमेट्रिक कांस्टेंट। स्टोइसियोमेट्रिक कांस्टेंट वो होते हैं जो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पहले हम 2 कर देंगे, तो ऑक्सीजन 2 होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब अब इसको भी बैलेंस करेंगे, ट्वाइस H2O। तो देखिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम इस इक्वेशन से समझेंगे। देखिए, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1, मैं यहाँ
आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे आइसोटोप्स 1H1, 1H2, 1H3 तीन तरह के आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और ट्राइटियम का मास 3 होता है। तो देखिए जब तक हमसे ना कहे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में तब तक हम इसका मोलर मास 1H1 यानी कि इसका मास 1 ही लेंगे। अगर प्रोटियम या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम बोल देता है तो 2 लेना पड़ेगा। ठीक, 1 हो गया। अब 1 का मोलिकुलर फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मोलर मास इंटू 2। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी मिल गई और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बन जा 2, 2 और 2 4 हो गया और 16 और 2 कितना हो गया 32। तो ये कितना हो गया 36। मतलब मास, मोलर मास जो है रिएक्टेंट का 36 है। तो हमें गिव्स आउट के बाद में यानी कि प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका भी मोलर मास क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम समझ जाएंगे। अब देखिए मैं H2O को सॉल्व करता हूँ, ट्वाइस H2O को। तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 2 2 1 जा 2 और कितना 16 कितना हो गया 18, 18 2 जा कितना हो गया 36। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 36 इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। इतना समझ में आ गया हमको। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन देते हैं। कोई ऐसी रिएक्शन उठाएं कि जिसका मतलब रिएक्शन भी सेम हो और मेरा रिएक्शन भी छोटी हो और उसको अच्छी तरीके से हम कर सकें। तो मैं दूसरा एग्जांपल इसका लेता हूं, मैं इनको मिटाता हूं, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक, अब दूसरा मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि सल्फर को मैंने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो गिव्स आउट के बाद मुझे मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64। तो अब देखिए ये किसका है, मास ऑफ रिएक्टेंट का मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो ये कितना हो गया, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल हो चुका है किसके, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। अब हम दूसरा समझते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन के मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, तो अभी हमने सिर्फ क्या समझा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। दूसरा मैं लेता हूं लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो इसके बारे में हम जान लें। डेफिनिट प्रोपोर्शन, देखो डेफिनिट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब डेफिनेटली ये होना है। प्रोपोर्शन, अब देखिए कोई भी प्रोसेस हो, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, हम कोई भी प्रोसेस से किसी भी चीज को बनाएं, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो जो हमको मिलेगा, ठीक है, तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब उसके जैसे सपोज करो मैं एक चीज लेता हूँ, हाइड्रोजन की रिएक्शन लेता हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस H2O। तो देखिए यहां पर जो हमको पानी मिलेगा यानी कि जो H2O हमारा जो बना, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो चाहे किसी भी प्रोसेस से बनाए हम, चाहे एक नाली में से पानी लें, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, उसको साफ कर दें, साफ करने के बाद वो जो पानी होगा कोई सा भी हो, कहीं से भी हम पानी लेंगे तो उस पानी का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा, चाहे किसी भी प्रोसेस से हम उसको बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देखिए 2 2 लिया है तो इनको भी और ऐड कर लें थोड़ा सा 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यानी कि 1 2 8 जा 16, 1:8 में हमेशा पानी का रेशियो मिलेगा। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कोई भी प्रोसेस से हम किसी भी चीज को बनाएं तो उसके अंदर जो पोर्शन हो जो हमें मिलेगा वो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 1:8 में ही मिलेगा। ठीक, दूसरी एक और रिएक्शन उठा लेते हैं कोई सी, जैसे लिया हमने अमोनिया बनाएंगे, चाहे वो हैवर प्रोसेस से बने या लेबोरेटरी मेथड से बने। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है NH3। तो अमोनिया हमने बनाई, साहब सपोज कर लो किसी भी प्रोसेस से बना ली, नाइट्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है,
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिया, ठीक है। इसी रिएक्शन को मैं गैलूसैग में भी समझाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी एक गैस है। अमोनिया रुला देती है, ठीक है। पुलिस वाले जो बमबारी करते हैं आसूद गोले, तो वही NH3 ही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हो चुके हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, 3, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट जब लेके आएंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स 2 हो चुका और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स भी 2 हो चुका। तो नाइट्रोजन चाहे हैबर प्रोसेस से बना है, हैबर प्रोसेस, या लेबोरेटरी मेथड, किसी से भी बना है, लेबोरेटरी मेथड, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा, मेरा N और H एक जैसा लगता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, यानी कि 1 × 3। देखो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ना, तो ये कभी भी जब बनेगा तो इसका रेशियो 14:3 ही मिलेगा, चाहे किसी भी हम प्रोसेस से बनाए। तो हमने क्या क्या देख लिया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देख लिया। अब हम दूसरा, यार मैं यहाँ नंबर डालना भूल गया था, 2, ठीक है। अब हम तीसरा प्रोसेस देखेंगे कि तीसरा प्रोसेस क्या कहता है। देखो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहाँ थोड़ा सा रुकना और थोड़ा सांस लेके समझना, ठीक है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, देखो भाई मल्टीपल, ये मल्टीपल तो आना ही आना है, यानी कि क्रॉस इसका करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको उसका करना पड़ेगा, ठीक है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कभी भी मतलब 2 रिएक्टेंट हैं मिलके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो वो कितना होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 2 चीजें बनाता है, एक तो बनाता है ट्वाइस H2O यानी कि पानी, ठीक है। देखिए इसमें हाइड्रोजन फिक्स है और ऑक्सीजन 2 तरीके से रिएक्शन कर रहा है। एक तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देगा तो बना लेगा, ये तो हो गया वाटर, और दूसरा हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो भाई थोड़ा सा समझना इसको, इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन अरे भाई लिख दिए, लो हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, फिक्स करना है, एक चीज फिक्स करनी है, फिक्स एनी कंपाउंड ले लो, ठीक है, कंपाउंड मत लो, फिक्स एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को एक को फिक्स करना है। और फिर जो दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, ठीक, सेकंड एलिमेंट अब वो उस फर्स्ट वाले एलिमेंट से कितनी टाइप से रिएक्शन कर देगा, या उससे रिएक्ट करने के बाद में वो क्या क्या बनाता है। तो ठीक है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक तो बनाएगा वाटर, ठीक है, मान लो मैं 2 हटा देता हूं, और दूसरा बनाएगा H2O2। तो देखिए इसमें फिक्स क्या था, हाइड्रोजन फिक्स था, ये फिक्स है। ऑक्सीजन 2 टाइप से रिएक्शन कर रहा है, सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और O2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो 16 और 16 कैंसिल हो गया, मतलब कभी भी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 2 कंपाउंड बना देगा, नंबर 1 हाइड्रोजन यानी कि वाटर, और नंबर 2 क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रेशियो करेगा वो हमेशा सेम रेशियो में करेगा। मतलब ये किसका रेशियो निकाला हमने, H2O का, और H2O2 का जो रेशियो निकलेगा वो 1:2 होगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद में 2 तरीके के कंपाउंड बनाता है। नंबर 1 एक तो बनाता है अमोनिया, और दूसरा बनाता है वो हाइड्रोजन।
अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है N2H2। तो अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितने कंपाउंड बनाएगा? नंबर 1 बनाएगा एक अमोनिया और नंबर 2 बनाएगा हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है इसमें नाइट्रोजन फिक्स है, ठीक, और हाइड्रोजन दो तरीके से रिएक्शन कर रहा है इसके साथ में। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे हम, अमोनिया का और हाइड्रोजन का, तो इसमें जो हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो कितना रेशियो मिलेगा हमेशा? यानी कि 1:3/2:1, यानी कि 3:2 में ये हमको रेशियो मिलेगा हाइड्रोजन का। तो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने समझ लिया। अब चौथा लॉ क्या आता है? लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है कि देखिए भाई, रेसिप्रोकल का मतलब ही से आप समझ सकते हैं। डस्टर किधर गया? अभी तो नहीं था। तो देखिए, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यहां समझते हैं लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखिए रेसिप्रोकल से ही आप समझ सकते हैं। तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई तीन एलिमेंट, ठीक, कोई भी तीन एलिमेंट हमने लिए, सपोज करते हैं हम यहाँ लिया हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन नहीं, सल्फर लिया, क्या लिया? अरे कार्बन ही ले लो यार। हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा? मीथेन। ऐसे समझो, यहाँ लिया हमने हाइड्रोजन और यहाँ लिया ऑक्सीजन और यहाँ लिया कार्बन। तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा मीथेन, CH4, ठीक है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है? देखिए कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1:4, तो ये कितना हो गया? 1:4, यानी कि 12:4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का मीथेन के अंदर क्या होता है रेशियो? 3:1, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसका रेशियो कितना होगा? तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? H2O, और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता कितना है? यानी कि 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1:8। ये कह रहा है 3:1 और 1:8 मिल गया है। अब देखिए कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो गई, ये रही कार्बन की, ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो गई। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का रिएक्शन कार्बन से कराएं तो ये बनाएगा साहब कार्बन डाइऑक्साइड। में कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना लिया। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16:2, यानी कि 12:32, ठीक है। काट लो भाई, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो कितना आया? 3:8। दूसरी चीज कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो आया वो कितना आया? 3:1। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो कितना आया? 1:8, ठीक है। देख इसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है कि इन दो के या इन दो के या इन दो के किसी दो के मिला के इनका जो रेशियो होगा वो तीसरे रेशियो के बराबर हो जाएगा। से देखिए, यानी कि हम इसका निकाल लें CH4 रेशियो अपॉन H2O, ठीक। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना मिल रहा है हमको? हमने कौन कौन सा लिया है? CH4 लिया है और H2O लिया है, यानी कि ये 3:1 और 1:8, ठीक। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 3/1 और रेशियो 1/8, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मतलब अब इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन जब करेंगे तो ये मिलेगा 3/1 इंटू 8/1, मतलब इनका जो रेशियो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 3:8, ठीक। अब इसी तरीके से हम इन दो का निकाल लें।
H2O का निकालें और किसका निकालना है, मेथेन का तो ले लिया, H2O और CO2 का रेशियो निकालते हैं। तो H2O का रेशियो कितना आया, 1:8 और CO2 का रेशियो किसके बराबर है, CO2 का 3:8। ठीक, देखिए अब जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम जब इसका करेंगे 1/8 और इंटू 8/3। ठीक, तो इनका जब रेशियो निकलेगा इससे कट गया 1:3। इसी तरीके से अब हम कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन का निकाल लें तो वो किसके बराबर होगा, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, CH4 के रेशियो के बराबर हो गया। और ये रेशियो किसके बराबर हो गया, CH4 और H2O का, CH4 और H2O का रेशियो कितना आया, 3:8 और 3:8 किसके बराबर है, 3:8 CO2 के बराबर है। यानी कि ये किसके बराबर हो गया इसका रेशियो, CO2 के। तो अब हम जब CO2 और CH4 का रेशियो निकालेंगे, CO2 हमने CO2 और किसका रेशियो निकाला, CH4 का, तो इसका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, H2O के। और CO2 का रेशियो कितना है भाई, कहाँ गया, ये रहा 3:8 अपॉन, और इसका CH4 का 3:1, तो किसके बराबर आना चाहिए, 1:8 के बराबर आना चाहिए। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/8, 1:8। तो देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला, इसके बराबर हो गया, इसका रेसिप्रोकल निकाला, इसके बराबर हो गया। 4 लॉ हमने यहाँ पर समझ लिए, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल भी समझ लिया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया, लॉज ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन समझ लिया, लॉज ऑफ कौन सा रहेगा, एक और मल्टीपल प्रोपोर्शन भी समझ लिया। ये 4 प्रोपोर्शन समझ लिए। देखिए सेम डेफिनेशन तो तुम अपनी बुक्स में पढ़ लेना कि कैसी होती हैं, बस वो ये 2 या 2 से कंपाउंड मिले तो इनका मास जो है नाइदर भी क्रिएटेड होगा नॉर भी डिस्ट्रॉयड होगा। दूसरा लॉ क्या बता रहा है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, चाहे किसी भी प्रोसेस से हम किसी भी मेथड को किसी भी चीज़ से बनाएं किसी भी कंपाउंड को तो उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। दूसरा क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो उनके मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, जब एक एलिमेंट फिक्स है और वो दूसरे एलिमेंट से 2 तरीके से या 3 तरीके से रिएक्शन करेगा तो उनका रेशियो जो होगा हमेशा एक जैसा होगा, जैसे हमने H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड का लिया था। दूसरी चीज अब आई लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है कि किन्हीं 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट का रेशियो तीसरे एलिमेंट के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल भी समझ लिया। अब हम समझते हैं गैलुसैक लॉ। तो देखिए भाई गैलुसैक लॉ क्या कहता है, एक चीज समझ लेना, गैलुसैक लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है गैस के लिए। ठीक, सेम फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन उसकी सेम हो, मतलब कि कभी भी हम निकालें जब उसकी फिजिकल कंडीशन हमें सेम मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा, ये सबसे पहले किसके लिए, गैस के लिए। ठीक, दूसरा फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, कंडीशन सेम। तो इन दो के ऊपर गैलुसैक ने बताया कि जब 2 गैसें रिएक्ट करती हैं, मैंने क्या बताया, गैसों के लिए है, सबसे पहले हमने यहाँ लिया हाइड्रोजन गैस, दूसरा लिया हमने क्लोरीन गैस, गिव्स आउट क्या बना लेगा, 2HCl। ठीक साहब, बना लिया, हो गया। दूसरी रिएक्शन मैंने ली नाइट्रोजन प्लस अमोनिया और हाइड्रोजन, तो गिव्स आउट रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि 2NH3 अमोनिया बना ली उसने। और एक और ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2H2O। कंफ्यूज मत होना इस वाली रिएक्शन पे। देखिए H2O की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, नंबर 3 लिक्विड, नंबर 2 और नंबर 3 गैस। जैसे इवेपोरेट होना, पानी का भाप बन के उड़ जाना, तो उसका भी फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, लिक्विड जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आइस। जब हम बर्फ को जमा देते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे लेके आते हैं तो जमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है साहब, इतनी चीजें हैं। तो देखो भैया गैलुसैक लॉ बताता क्या है,
देखिए इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल क्लोरीन लिया, तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन हमेशा 2 मोल क्या बना देगा, HCl। इसको और समझते हैं, जैसे ये रिएक्शन बैलेंस है, ट्वाइस HCl, बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने इसके क्या करा, इसके कंपाउंड और ज़्यादा बढ़ा लिए, इसके भी और बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है इसके भी बढ़ जाएंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। सपोज करा मैंने इसको लिया 4H2O, 4H2, पहले तो उसको समझ लें। तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब किस किस का, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, ये हमेशा 1:2 में मिलेगा, ठीक। मतलब 1 बूंद हाइड्रोजन और 1 बूंद क्लोरीन ले लिया, एक थोड़ा सा, तो वो क्या बना देगा, 2 बूंद HCl बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैं इसको और तरीके से लेता हूँ, 4H2 प्लस 4Cl2, तो गिव्स आउट के बाद क्या बनना चाहिए, तो कोई यहाँ 4 बनने आया, तो 4 का मल्टीपल में कर दूं तो कितना बन जाएगा, 8HCl। इनका रेशियो निकाल लो, 4:4:8 डिवाइडेड बाई 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1:1:2 में ही हमेशा HCl मिलेगा, ठीक। इस पे समझ लिया। अब इस पे समझ लें नाइट्रोजन पे। तो देखिए जब हम नाइट्रोजन के लिए समझेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल मिलके कितना बनाएंगे, 2 मोल अमोनिया। इसको कैसे समझ, इसको मिटाता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है साहब। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन, अब उसको और बढ़ाते हैं, तो इनका रेशियो कितना होगा, हमेशा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का और दूसरा NH3 का, तो इनका जो रेशियो आएगा 1:3:2 में ही हमेशा अमोनिया बनेगी, इसी रेशियो में ही बनेगी। अब सपोज करो कि हमें और ज़्यादा बनाना है अमोनिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, लेकिन सेम वे में बढ़ानी है, सेम वे में, वरना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा, ठीक है। देखिए बनेगी नहीं अमोनिया, अगर कुछ भी बढ़ गया कम हो गया तो बनेगी नहीं, सेम वे में बढ़ाना है। तो अब मैं सपोज करता हूँ इसमें मैंने 10 मोल नाइट्रोजन बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है मैं इधर भी 10 मोल बढ़ाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 10N2 प्लस 30H2 गिव्स आउट। तो और ये इधर भी मैं 10 के रेशियो में बढ़ाऊंगा, तो 10 2 20, यानी कि 20 NH3 मिलेगा, ठीक साहब। तो 10:30:20 गिव्स आउट, 10 से डिवाइड करूंगा, 10 1 10, 10 3 3 और 10 2 20, तो 1:3:2 में ही अमोनिया बनेगी। सेम इसी तरीके से कि अब देखिए हाइड्रोजन, पहले ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन लूं, देखिए H2 4 4 2 और 2, ठीक है, हो गए साहब। 1 मोल ऑक्सीजन लूंगा तो कितना बनेगा, 2 मोल H2O बन जाएगा, क्लियर। यानी कि अब इसकी भी बढ़ा के देख लेना अपने आप, तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल भी यहाँ फिनिश हो गया। देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, नाइट्रोजन 5 टाइप्स के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो 5 टाइप्स के पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ठीक। ये आप होमवर्क में कर लेना। तो नाइट्रोजन 5 तरीके से पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, इस पर वैलिड करना लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखते हैं इसका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अब इनके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल। देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर के हिसाब से। तो मैं तो अभी 11th क्लास का ही फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए सॉलिड, अब आप अगर आगे भी पढ़ते हैं तो ये मत सोचना कि सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर है ये। देखिए फिजिक्स आप जब BSc या MSc करेंगे तो वहाँ पर एक पोर्शन होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इन दोनों, या क्वांटम मैकेनिक्स में भी ले लो तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा पोर्शन आता है हल्का सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, वो उसमें समझ लेना आप। उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, उन सब में ये सब वैलिड होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही तालमेल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसा समझें, लेकिन हम तो अपने प्रोसेस से चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इनके न्यूमेरिकल के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, आगे वेट कीजिए।